जय हिंद। मैं अंकित आप सबका एक इंग्लिश में बाल दाढ़ी बना के खूब अच्छी तरह से और बहुत बहुत स्वागत है। एमटीज का सेट नंबर 2 है हमारा। सेट 1 को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगा सिलेक्शन आपका। हमने बहुत लड़कों को देखा है जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज नहीं रहे हैं, एक मॉडरेट लड़के रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि किस्मत कोई नहीं जानता। मान लीजिए आप कोई एक छोटी सी सेट, कोई छोटा सा सेट बना के गए, छोटा सा बुक पढ़ के गए, वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो किस्मत कोई नहीं जानता। इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन पहला देखते हैं हम लोग, बिना टाइम बर्बाद किए। हम बात भी करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि आप क्वेश्चन देखते रहे, हम बात करते रहे, है ना। ये क्या क्वेश्चन है कि अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसा बिल्डिंग जहां पे ऑडियंस बैठती है। ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। देखिए पहला जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग आइल कहते हैं। लग रहा है किसी हिसाब से आइल है, तो फिर ये वाला क्यों दिया है इसमें? अरे ये मतलब कुछ भी, ये इस क्यों दिया है? फिर जब आइल ही बोलना था, आइल पाइल बोलना है, तो इस क्यों लगाया भाई? आइल बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है जैसे 2 सीट। अब कभी आप मूवी थिएटर में गए होंगे या फिर कहीं चर्च वर्च में वहां देखे होंगे या फिर कहीं भी गए होंगे, तो जैसे एक रो यहाँ पे है, मान लीजिए मूवी में एक रो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं सीट पे, उसके बाद अगले रो में बैठे हैं, तो जो बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ना, थोड़ा सा पैर के बाद, उसी को आइल कहते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा है हैंगर, तीसरा है जिम्नाज़म। हैंगर बोलते हैं वो जिसमें आपने कपड़ा वपड़ा लगा के टांग दिया जाता है, वही हैंगर है। एक और हैंगर ये होता है HANGAR, कुछ लोग हैंगार कहते हैं, इसको हांगर कहते हैं, पता नहीं हैंगर भी कहते हैं, हांगर भी कहते हैं, लेकिन आप हैंगर कहिए। ये एयरपोर्ट कहते हैं, जहां पे एयरपोर्ट में जहां पे एरोप्लेन्स लगती हैं उसी को कहते हैं। इसमें ए रहता है यहाँ पे, वहां पे ई है, ठीक है। तो आयल, हैंगर, जिम्नाज़म, मतलब जिम्नाज़म वो जिम को बोलते हैं। ऑडिटोरियम, तो हमारा आंसर क्या है? ऑडिटोरियम है। जहां पे ऑडियंस बैठती है उसको ऑडिटोरियम कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ही, उसके बाद उसमें भरना है कि हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। उसने क्या किया? ही हैड हैंग्ड, ही हंग, ही हैंग या ही हैंग्ड, क्या किया बताइए। देखिए हैंग जो वर्ड है हमारा, ये V1 में रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कुछ चीज टांग देना या फिर फांसी दे देना, दोनों होता है। V1 में रहेगा तो, लेकिन जब V2 में जाता है तो फांसी देने वाला में ईडी लगता है, और कोई चीज मान लीजिए आप टांग रहे हैं, कुछ लटका रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा? हैंग हंग, हैंग हंग हंग, ठीक है। V1 V2 V3, लटकाने वाले केस में हैंग हंग होगा, और फांसी देने वाले केस में V2 V3 में हैंग हो जाएगा, हैंग हैंग हैंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही, अब हैड का तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ही हंग ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए उसने अपने पोर्ट्रेट को मेन हॉल में लटका दिया, तो ही लगा है, इसलिए हैंग तो होगा नहीं, हैंग्स हो सकता था। मतलब अगर आप प्रेजेंट में रखना चाहते हैं कि वो लटकाता है, मान लीजिए रोज लटकाता होगा, तो वहां पे हैंग्स होना चाहिए था। जो 3 नंबर ऑप्शन है, तो ही हैंग्स हो सकता था, लेकिन हैंग नहीं होगा, क्योंकि ही है ना, तो ही की वजह से हैंग्स लगेगा। आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और दूसरा क्या है? हंग है। और चौथा क्या है? हैंग्ड है, सॉरी। तो हैंग्ड में, हैंग का मतलब फांसी देना होता है, तो फांसी तो दे नहीं रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 क्या है? वही ऑप्शन है, HUNG, हैंग हंग हंग। तीसरा क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें तो खैर स्पेलिंग याद करने वाला है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें आप याद जितना किए होंगे उसी के हिसाब से आप आंसर देंगे। इसका आंसर हमारा क्या है? तीसरा नंबर आंसर है ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म, ठीक है। एंथुजियाज्म, ठीक है। एंथुजियाज्म का मतलब होता है एक अलग प्रकार का ऊर्जा, बहुत ही ऊर्जावान, ऐसा करके होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक बुक है जिसमें बहुत सारे नेम और एड्रेसेस लिखे होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायरी। देखिए डायरी में क्या लिखा है? DIARY लिखा हुआ है, DIARY। एक और बात हम चाहते हैं आपको कि क्लियरिटी मिलता रहे। एक होता है डेयरी, ठीक है। डेयरी मतलब जहां पे दूधशाला बोलते हैं, जहां पे दूध वगैरह का होता है ना, दूध बनता है, दही बनता है, वो सब जहां पे दूध जहां से आता है उसको डेयरी कहते हैं। तो वो डेयरी में DAI होता है, वहां पे DIA है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग था, इसलिए आप याद रखें, कभी कभी कंफ्यूज करते हैं लोग। दूसरा क्या है? डायरेक्टरी। तीसरा है डिक्शनरी। चौथा है जर्नल। डायरेक्टरी ही हमारा आंसर है, तीसरा है डिक्शनरी, उसका मतलब आपको पता है, वर्ड्स वगैरह दिए रहते हैं जिन बुक्स में, उसको कहते हैं हम लोग। और जर्नल है, न्यूज से रिलेटेड है। तो आप लास्ट में कमेंट जरूर किया करें कितना आपका स्कोर आया है। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप कि मिसफॉर्चून का सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम क्या होगा? मिसफॉर्चून का मतलब होता है कि कोई दुर्भाग्य, मतलब कोई घटना, दुर्घटना, ऐसा करके होता है। तो बेनिफिट तो हो गया फायदा, तो फायदा तो इसका होगा नहीं। मिसफॉर्चून मतलब हो गया दुर्भाग्य। अच्छा, सपोर्ट का मतलब समर्थन करना। मिरेकल का मतलब कोई अचानक से कुछ मिरेकल हो जाना, या फिर मिरेकल मतलब होता है क्या? वो चमत्कार। तो मिरेकल तो कोई है नहीं। मिसफॉर्चून मतलब दुर्घटना हुआ है, और इसका सिनोनिम कैलेमिटी हो सकता है। कैलेमिटी मतलब भी वही होता है, दुर्घटना, आपदा, विपदा, ठीक है। कैलेमिटी याद रखिएगा, कैलेमिटी हमारा आंसर। अगला क्या है? कैपेबल। कैपेबल का सिनोनिम बताना है। कैपेबल का सिनोनिम क्या? कैपेबल मतलब कोई काम करने योग्य। कैपेसिटी होता है ना, कैपेसिटी। एबल मतलब योग्य, लास्ट में एबल दिया है, तो कैपेबल मतलब किसी काम को करने योग्य, ठीक है। तो कैपेबल का क्या होगा? देखिए कॉम्पिटेंट
ही हमारा आंसर है। सिनोनिम पूछ रहा है, कॉम्पिटेंट ही हमारा आंसर है। कॉम्पिटेंट मतलब कंपटीशन में भाग लेने वाले, प्रतिभागी, कंपटीशन में जो भाग लेते हैं वो कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट हमारा आंसर है। कंसीडर्ड मतलब होता है घमंडी, दूसरा जो है कंसीडर्ड, जैसे हो सकता है कि ही इज वेरी कंसीडर्ड पर्सन, तो मतलब घमंडी इंसान। कॉम्प्लेसेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। तीसरा ऑप्शन क्या है, कॉम्प्लेसेंट है, मतलब कोई खुद से बहुत खुश है, मान लीजिए बहुत खुश है खुद से कि हाँ जो जितना कमा है बहुत है, जितना है मेरे पास बहुत है, वो कॉम्प्लेसेंट है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, कंसिस्टेंट मतलब लगातार। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। देखिए पहली बात कि हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पोस्ट करके आप बनाइए, ठीक है, कोशिश करिए। उसके बाद वैसे भी मेरा एक एडवाइस हमेशा से रहा है कि इंग्लिश के क्वेश्चन 20 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में या ऐसे करके बनाए, 30 सेकंड बनाया करें, क्योंकि मैथ्स तो है नहीं। मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। मोहन बहुत खुश है, जो कल न्यूज आया था तो बहुत खुश था। तो यहाँ पे इज का कोई मतलब नहीं है। क्यों इज का मतलब नहीं है? जैसे हम आपको हमेशा से बताते हैं, अपना ये मेरा एक तरीका है बताने का, कि कभी भी ग्रामर हमें क्या सिखाता है कि रिदम मेंटेन करना। अगर पास्ट में चल रहा है सब सेंटेंस, तो सारा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन इज प्लीज्ड, तो इज आ गया, फिर लास्ट में दिया है यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, पास्ट में चला गया, इसलिए यस्टरडे की वजह से इज नहीं आएगा, वाज आएगा, ठीक है। तो मोहन was placed at the news yesterday, ठीक है। बाकी had being placed इस पे गलत दिखाना है, had के बाद being नहीं आता है, had के बाद बहुत थ्री आता है। और had been pleased इसलिए नहीं होगा क्योंकि had been का सेंस आप टेंस पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो काम बहुत दिन से होते आ रहा है उसके लिए लगता है, तो इसका तो मतलब कोई बनता नहीं है। पहला नो इंप्रूवमेंट है, फिर पहले ही नो इंप्रूवमेंट देते रहे आजकल ये लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉमिक। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉमिक है। ऐसे ही बिना मतलब लिखिए, ठीक है। कॉमिक का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन है टिकल, हैप्पी, ट्रेजिक, जुबिलेंट। देखिए कॉमिक का मतलब एक तरह से घुमा फिरा कर खुशी हुआ। कॉमिक मतलब कोई कॉमेडी कर रहा है उसी को कहते हैं, मतलब खुशी वाली बात या फिर कोई फनी बात, कॉमिक, ठीक है। टिकल मतलब गुदगुदी, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता था एक सेंस में। हैप्पी मतलब भी खुशी, ट्रेजिक मतलब होता है विपदा आपदा, ठीक है। तो ट्रेजिक क्या होगा, दुख होगा, तो ट्रेजिक ही हमारा आंसर है, एंटोनिम है। जुबिलेंट मतलब भी खुशी होता है, ठीक है। इससे आपका बहुत रिवीजन होगा, एक सेट बनाने से आपका बहुत क्वेश्चन रिवीजन हो जाता होगा, बहुत सारे रूल्स रिवीजन हो जाते होंगे, अच्छा लगता होगा आपको भी। अगला क्या है कि द डॉक्टर हैज रीअश्योर्ड मी दैट द ऑप्स, ऑपरेशन को ऑप्स भी बोलते हैं हम लोग, द ऑपरेशन मतलब द ऑप्स वाज अ रूटीन वन, ठीक है। डॉक्टर ने बोला, मुझे सहानुभूति दिया या फिर हाँ सहानुभूति दिया, उसने आश्वासन दिया कि जो ऑपरेशन था वो बस एक रूटीन चेकअप था, ठीक है। तो देखिए हैज के बाद वर्ब थ्री फॉर्म में आता है, तो हैज रीअश्योर्ड मी, रीअश्योर्ड हो सकता था, द डॉक्टर हैज रीअश्योर्ड मी दैट द ऑप्स वाज अ रूटीन वन, ठीक है। तो यहाँ पे B1 दिया इसलिए तो गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट तो खैर गलत हो गया। हैड रीअश्योर्ड, फिर देखिए द ऑप्स वाज रूटीन, ऑप्स के बाद क्या है, वाज आया, ध्यान से देखें, ऑप्स के बाद वाज आया, वाज आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट में चला गया केस, तो केस पास्ट में चला गया है, तो इज का कोई मतलब नहीं, मतलब हैज और इज दोनों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब अभी मैंने आपको बताया एक रिदम मेंटेन होता है, तो पास्ट में चला गया, तो इसलिए द डॉक्टर हैड रीअश्योर्ड मी हो सकता है। और सबसे लास्ट में जो दिया है रीअश्योर्ड मी, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने बता दिया पास्ट में चला गया तो सब हटा दीजिए, सारा ऐसे ही खत्म हो गया, हैड रीअश्योर्ड मी आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, हाँ ओवर माई डेड बॉडी, इसका ऑप्शन आपको देख रहा हूं, इसको पॉज करिए, इसमें आप चाहें तो 30 सेकंड ले सकते हैं, 40 सेकंड ले लीजिए। ओवर माई डेड बॉडी इडम है, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या होगा? देखिए ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होगा कि जैसे गांधी जी ने शायद बोला था कि अगर देश का बंटवारा करना, मुझे नहीं पता गांधी जी ने क्या बोला था, भूल रहे हैं हम, खैर मेरा कहने का सेंस ये है कि ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होता है कि अगर ये तुम्हें काम करना है तो मेरे ऊपर से गुजरना होगा, मतलब मेरे लाश से गुजरना होगा, ऐसा करके मतलब मेरे मृतक शरीर से गुजरना होगा। ओवर माई डेड बॉडी ऐसे दिया है कि मेरे मृतक शरीर से तुम्हें गुजरना होगा, इसका मतलब किसी चीज को एकदम ज्यादा, बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत ही मतलब कठोर तरीके से किसी चीज का विरोध करना, ऑपोजिंग समथिंग फियर्सली, ठीक है। यही आंसर है हमारा ऑप्शन 1। इनहेरिटिंग टू फॉर्चून का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई मर गया और उसका जायदाद जमीन आपको मिल गया, उसको कहते हैं इनहेरिटिंग टू फॉर्चून, मतलब नसीब से सारा पैसा मिल गया, बैठे बैठे घर बैठे जीतो जैकपॉट। इरेक्टिंग अ ग्रेव स्टोन, ग्रेव स्टोन का ग्रेव मतलब होता है कब्र, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, कब्र पत्थर, ये सब मुझे क्या, ये सब ऑप्शन में क्या दे रहा है, सब लाश कब्र पत्थर, इसे क्या पढ़ा रहे हैं हमसे ये लोग। ग्रेव कौन बनाया इसको, ग्रेव स्टोन, इरेक्टिंग ग्रेव स्टोन, ग्रेव स्टोन का मतलब होता है कि कब्र का पत्थर, इरेक्ट मतलब खड़ा कर देना, उसे उठा देना, ठीक है। तो ये अभी आंसर नहीं है, मतलब समझा दे रहे जानबूझ के कि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। थ्रेटनिंग टू किल वनसेल्फ, थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना किसी को कि मार देंगे, ठीक है। तो ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होता है किसी चीज को एकदम कड़ा कठोर तरीके से विरोध करना। अगला क्वेश्चन क्या है, द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वाज फ्रॉम इट्स कोर्स, ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड, ट्विस्टेड, डिफ्लेक्टेड, क्रैश्ड, क्या होगा बताइए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। बुलेट
देखिए स्ट्राइक का, ये स्ट्राइक होता है ना, स्ट्राइक का ये V2 फॉर्म है। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब टकराना, ठीक है, स्ट्राइक मतलब टकराना कहीं। तो द बुलेट स्ट्रक, स्ट्रक मतलब V2 फॉर्म लगा है, ठीक है। द बुलेट स्ट्रक अ वॉल, मतलब बुलेट जो है, बुलेट मतलब बंदूक का गोली, बुलेट गोली को बोलते हैं। बुलेट ट्रेन या फिर बुलेट, वो उसको नहीं बोला जा रहा है, रॉयल एनफील्ड गाड़ी को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉच, क्या होगा, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स, ट्विस्टेड। देखिए आसान भाषा में समझिए, रिफ्लेक्शन मतलब भी कोई चीज टकरा के आता है उसको भी रिफ्लेक्शन कहते हैं, और डिफ्लेक्शन भी टकरा के आने को कहते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग जनरली इन केस, अगर मान लीजिए कोई लाइट है या फिर कोई साउंड है, लाइट और साउंड अगर कहीं से टकरा के आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन नहीं होता है। मतलब डिफ्लेक्शन मतलब तीसरा ऑप्शन, डिफ्लेक्शन नहीं होता है वो, पहला ऑप्शन रिफ्लेक्शन होता है। कब, जब लाइट और साउंड टकरा के आए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई, इसको हम ऐसे मारे, ये तो लाइट साउंड नहीं है ना, ये तो कोई एक क्या है, ये सॉलिड है, मतलब ये कोई चीज है, कोई सामान है ये, तो टकरा के वापस आएगा तो ये डिफ्लेक्शन हुआ। हम मारे, टकरा के वापस आया, डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अगर लाइट गया, मान लीजिए मिरर है यहाँ पे, किसी ने लाइट जलाया, टकरा के आया तो वो रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स, मतलब बुलेट को जब मारा गया तो वो आके दीवार से टकराया और वापस आके वापस गिर गया, मतलब वापस आ गया, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा। क्रैश मतलब वहीं पे क्रैश हो जाना, क्रैश मतलब वहीं पे टूट फूट जाना, ट्विस्ट मतलब मोड़ना होता है। रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का फर्क आपको बता दी। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा कौन सा बुलेट रहता, कौन सा बंदूक रहता है जो मतलब वो दीवार को ऐसे छेद के निकल जाता है? कोई आइडिया है आपको? कोई आइडिया है तो बताइएगा थोड़ा, रखेंगे भारत सरकार से बात की जाएगी कि वो वाला बंदूक थोड़ा ज्यादा बनाया करिए क्योंकि दीवार से टकरा के वापस ना आए। ये मुझे लग रहा है कि LMG एक बंदूक मैंने बहुत पहले सुना हुआ था, शायद वो दीवार को तोड़ के निकल जाती है। खैर ये तो रूट से। माई आंट, अगला क्वेश्चन क्या है, माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलियनर, आंटी ने बेच दिया, पैसों की कमी होगी या आंटी अब बूढ़ी हो गई होंगी, तो उन्होंने अपना बुटीक को किसी बिलियनर के साथ बेच दिया। खरीदने वाले पक्का कौन होंगे, अडानी होंगे। इस क्वेश्चन में क्या गलती है बताइए? इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपके साथ धोखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। ऐसा जब भी आता है ना एग्जाम में, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई गलती हो ही नहीं तो बड़ा डिस्टर्ब करता है बच्चों को, मुझे पता है, आपका फीलिंग हम समझ सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मान लीजिए उसमें कोई गलती नहीं, एरर ही नहीं, एरर फ्री है, बड़ा गुस्सा आता है। दिया है तो कुछ गलती दे भाई। अगला क्या है, टू एंड इन स्मोक, ये क्या है, एक ये भी एक इडम है। तो टू एंड इन स्मोक मतलब लास्ट में धुआं धुआं हो जाना, मतलब बहुत प्रयास किया लेकिन धुआं धुआं हो गया, मतलब कुछ नहीं हुआ। टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, मतलब इतना कुछ भी कहीं भी लगा सकते हैं आप। टू एंड इन स्मोक, मान लीजिए उसने बहुत प्रयास किया एंड एंडेड इन स्मोक, मतलब लेकिन खत्म हुआ लास्ट में, कुछ उसको फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। तो टू कम टू नथिंग, यही हमारा ऑप्शन होगा आंसर। अगला क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, तो उसमें इज डन नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टूडेंट प्लूरल है तो हैव आएगा, हैव डन, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन बेटर दिस ईयर। वैसे भी अगर आपको अच्छा से याद हो तो इज के बाद वर्ब 3 कभी आपने टेंस में पढ़ा है? अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आप अगर ले रहे हैं, मान लीजिए सेट बना रहे हैं तो आपने टेंस पढ़ा ही होगा। तो टेंस में कभी आपने पढ़ा है कि इज के बाद वर्ब 3 आता है? नहीं पढ़ा होगा। इज के बाद वर्ब 3 नहीं पढ़ा होगा, इज के बाद पढ़ा होगा ING, जैसे राम इज गोइंग, पढ़ा है ना। तो ये एक पैसिव फॉर्म है, ठीक है, ये एक पैसिव फॉर्म है, इसलिए ये टेंस में नहीं पढ़ाया जाता है कि इज के बाद वर्ब 3 टेंस में नहीं पढ़ाया जाता, ये पैसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स इज डन, तो इज डन नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव बना दिया। ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन बेटर दिस ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे हैव होगा। यू आर द मैन हु इज होल्ड इन हाई एस्टीम बाय एवरीबॉडी, एस्टीम का मतलब होता है इज्जत, एस्टीम का मतलब होता है इज्जत, कद्र, जो MS धोनी ने कमाया, द गॉड ऑफ क्रिकेट MS धोनी, अनडाउटेडली। कुछ लोग हमारे साथ इत्तेफाक रख सकते हैं सचिन गॉड है, लेकिन मेरे लिए MS धोनी द गॉड ऑफ क्रिकेट। खैर, यू आर द मैन हु इज होल्ड इन हाई एस्टीम बाय एवरीबॉडी। देखिए यहां पे कहना चाहता है कि आप ही वो आदमी हो हु इज हेल्ड, जो रखता है, मतलब जिसके पास है। तो इज यहां पे क्या लगा है, इज लगा है, कहां लिखें, यहां पे तो कुछ, वहां पे तो वही दिखा रहा होगा, मिटा देते हैं, अब तो तक बनाइए। ये देखिए इज के बाद मैंने अभी बताया आपको कि डिपेंड करता है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर बोलने वाला वॉइस पढ़ाएंगे तो क्लैरिटी मिलेगी, यहां बहुत ज्यादा क्लैरिटी करने के चक्कर में 40 मिनट का हो जाएगा लेक्चर। ये अगर बोलने वाला के बारे में बात की जा रही है तो पैसिव बात है, अब बोलने वाला कोई काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया है कि यू आर द मैन हु इज, तो यहां पे हु इज के बाद होल्ड नहीं आएगा, हेल्ड आएगा, हेल्ड, ठीक है। होल्ड क्या है, V1 है, तो हेल्ड क्या है, V2 है, ठीक है।
तो यू आर द मैन, आप ही वो आदमी हो हु इज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाई एवरीबॉडी, मतलब आप ही वो इंसान हो जिसके पास जो रखता है सब, जिसको सब इज्जत करते हैं, मतलब सब लोग जिसको इज्जत करते हैं, ये कहना चाहता है ये बात, ठीक है। तो हु इज हेल्ड होगा, हम मतलब बता दे रही हूँ लेकिन आपको मतलब ग्रामर से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी वही वर्ड है, तो हमारा आंसर क्या होगा, FINANCIALLY, ठीक है। मुझे नहीं पता कि 2 नंबर या 3 नंबर है, लेकिन मैंने बता दिया फाइनेंशियली में, फाइनेंशियली FINANCIALLY, ये हमारा आंसर होगा। आप लास्ट में हमें कमेंट करना कितना आपका सही हुआ। 20 क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं पानी पीऊंगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास पानी है। ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पैसा वाला, और इनएक्सपेंसिव का मतलब हो गया कि कम पैसा वाला, ठीक है। तो इनएक्सपेंसिव में क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा पैसा वाला बताना है, मतलब या फिर कोई ऐसा चीज बताना है, वर्ड बताना है जिसमें ऐसा आए कि ज्यादा पैसा वाला बात, ठीक है। तो इनएक्सपेंसिव मतलब होता है कम पैसा वाला, तो डियर मतलब होता है ज्यादा पैसा वाला, डियर याद रखिएगा। ऐसे आप बोलते होंगे डियर मतलब प्रिय, प्रिय तो तुम कैसी हो प्रिय, तो डियर में, डियर का मतलब एक, आप उसको प्यार से बोल रहे हैं ना प्रिय, प्रिय मतलब तुम बहुत कीमती हो, बेशकीमती हो, ठीक है। तो डियर का मतलब बेशकीमती होता है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव का एंटोनिम होगा। रीजनेबल मतलब होता है कोई एक्सेप्टेबल ऐसा करके होता है, पॉपुलर समझ रहे हैं आप। लिबरल मतलब होता है जो ज्यादा लिबर्टी मांगे, ज्यादा आजादी मांगे। खैर अगला क्या है, माई टीचर इज द काइंडेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडली ऑफ ऑल। देखिए पहली बात, ऑल का चर्चा है, ऑल का चर्चा है, सब में से किसी एक को चुनना है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या लगेगा, सुपरलेटिव लगेगा। तो माई टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, काइंड तो होगा नहीं, काइंडर कंपैरेटिव होगा नहीं, और काइंडली यहां पे होगा नहीं, क्योंकि काइंडली मतलब होता है कि कृपया करके, काइंडली नोटिस माई वर्ड्स, काइंडली मतलब कृपया करके। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है 19, कि आई एम, ऑप्शन है रेजिस्टेंट, कॉन्फिडेंट, पर्टिनेंट, रेलिएंट। बहुत गर्मी है तो प्यास लग रही है, ठीक है, पानी ला दो कोई। तो आई एम रेजिस्टेंट ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन। रेजिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोध, किसी चीज का विरोध करना, तो आई एम रेजिस्टेंट नहीं होगा। अगर वो बोल रहा है कि कंपटीशन में जीत जाऊंगा, जैसे आप एमटीएस का एग्जाम दोगे, आपका पक्का सिलेक्शन होगा, ट्रस्ट मी। तो ये ऐसा ट्रस्ट अगर आप रखोगे कि आई एम, तो कॉन्फिडेंट लगा ना कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, मैं पूरा आश्वस्त हूं कि मैं कंपटीशन जीत जाऊंगा। तो रेजिस्टेंट का मतलब होता है विरोध करना, कॉन्फिडेंट का मतलब है वो, कॉन्फिडेंट मतलब होता है क्या होता है, कॉन्फिडेंस। और पर्टिनेंट का मतलब होता है कि एक उपयुक्त, पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त, रेलेवेंट चीज, कोई रेलेवेंट हो। क्या है कि हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज। विद इन तो आंसर गलत है, इसके बदले क्या आएगा बताइए, इन आएगा, ऑफ, नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि विद इन गलत है। जैसे कह रहा है कि हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड, आपको कौन रोक सकता है शादी करने से, दैट, क्योंकि यू आर क्या होगा, इन एज, ऑफ एज, ऑन एज। देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड बता रहा है आपको, ये बहुत अच्छा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पैसेज आएगा। ऑफ एज जो होता है ना, बस इतना ही है। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है यू आर ऑफ एज, बस इतना ही, बस मान लीजिए कोई बोल रहा है कि यू आर ऑफ एज, तो इसका मतलब हो गया कि अब आप एक मैच्योर इंसान हैं, और वो इशारा कर रहा है, बस इतना ही बोल दिया ना, यू आर ऑफ एज, इसका मतलब है कि अब आप तुमको, आपको वो एक समझदार इंसान बोल रहा है, और बोल रहा है कि शादी वादी कर सकते हैं आप चाहे तो, आप मैच्योर है, ठीक है। मतलब इसको ग्रामर में समझाया गया है कि 18+ लड़कियों के लिए और 21+ लड़कों के लिए हम लोग ऑफ एज बोल सकते हैं। जो 18+ लड़कियां हो उसको बोल सकते हैं कि यू आर ऑफ एज, और लड़का हो 21+ उसको बोल सकते हैं यू आर ऑफ एज, ठीक है। हाँ तो ये इतना ही था। अब क्या करते हैं, हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखा रहा होगा, आप क्वेश्चन देखिए, ये पैसेज देखिए। एडिटिंग हो गया इसलिए आपको दिखा नहीं, वरना हम पानी पी रहे थे, ठीक है। बार बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास पानी है, एक पानी है, बहुत बड़ा धन है आपके पास तो पानी है। तो खैर क्या पैसेज है, पैसेज दिख रहा है आपको कि सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ। सैनिटेशन बोलते हैं हम लोग, और बन गया अभी, इसके पहले लास्ट वास कराए हमसे ये लोग क्वेश्चन वाले, जो क्वेश्चन बना के दिए हैं लास्ट वास की, उसके बाद अब सैनिटेशन पे आ जाइए, मतलब अब मलमूत्र साफ करिए। सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन, कंडीशन ही है, कंडीशन ही है, मुझे अच्छा से इसमें दिख नहीं रहा है, आपको पता होगा कि सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन। क्या होगा ऑप्शन बताइए, 21 का ऑप्शन है रिलेट, रिलेशन, रिलेटेड, रिलेट्स। देखिए तो जो सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू, रिलेटेड टू, ठीक है। कभी भी हम लोग लिखते हैं कोई बात तो रिलेटेड टू ही लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम लिख रहे हैं, हम रिलेटेड टू लिखे हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, हम रिलेटेड टू ही लिखे हैं, बस यहां पे दिख सकता है, ठीक है, रिलेटेड टू लिखे हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज से हम अगला चीज को जोड़ना चाहें तो रिलेटेड टू ही होता है, आप टेंशन ना ले, रिलेट टू नहीं होता है, हम आपको बता रहे हैं। और रिलेशन टू यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे एक वर्ब चाहिए, यहाँ पे रिलेशन एक नाउन हो गया, और रिलेट्स होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो
रिलेटेड होगा, डोंट वरी। सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन। सैनिटेशन दिखाता है पब्लिक हेल्थ कंडीशन को। सैनिटेशन बोलते हैं हम लोग किस चीज को? साफ सफाई को, मलमूत्र साफ सफाई। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा, बहुत ही पर्याप्त, समझ रहे हैं? पर्याप्त मतलब एनफ, एडिक्वेट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। डिस्पोजल हम लोग बोलते हैं किस चीज को? डिस्पोजल के बाद ऑफ आता है, हमेशा याद रखें आप लोग, ठीक है? ये एक्स्ट्रा चीज है जो हम आपको बता रहे हैं और यही काम आ सकता है आपके एग्जाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप हमें फिर मिस करेंगे, इसलिए हर सेट बनाइए और अच्छा से बनाइए। डिस्पोजल के बाद हमेशा ऑफ आता है, याद रखें आप, तो हमेशा ऑफ ही आता है, तो ऐसा आप ना सोचे कि कुछ और आएगा, डिस्पोजल के बाद ऑफ ही आएगा। तो ऑप्शन ऑफ फॉर विद इन दिया है ना, तो ऑफ ही आएगा, इसलिए पहले ही बता दिए, टेंशन कर। फॉर विद इन आने का कोई मतलब ही नहीं है। डिस्पोज का मतलब होता है किसी चीज को यूज कर दिए या उसके बाद फेंक दिए, जैसे बोलते हैं डिस्पोजल ग्लास है, मतलब पानी पी लिए उस ग्लास को फेंक दिए, वो डिस्पोजल है। या फिर कहीं साफ सफाई किया जा रहा है उसको भी, तो देखिए एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज। ह्यूमन वेस्ट बोलते हैं हम लोग मलमूत्र को। ह्यूमन वेस्ट मतलब इंसान द्वारा किया गया मलमूत्र, ठीक है? पॉटी बोल सकते हैं, पॉटी। एंड सीवेज भी उसी को बोलते हैं, नाली में से जो गंदा निकलता है। क्या क्या मुझे समझाने के लिए कौन बनाया इसको? ये ह्यूमन वेस्ट से लग रहा है बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं। ये सीवेज, और उसके बाद है कि डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज। उसके बाद ऑप्शन क्या है हमारा? प्रिवेंटिंग, हैम्परिंग, प्रोहिबिटिंग, फैसिलिटेटिंग। प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ह्यूमन वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज। प्रिवेंट होगा, प्रिवेंट ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद, प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है? एडिक्वेट ट्रीटमेंट अगर किया जाएगा, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट का अगर टाइमली किया जाएगा, वो प्रिवेंट करेगा, मतलब उसको रोकेगा। किस चीज को? मतलब टाइमली अगर साफ सफाई की जाएगी, डिस्पोजल किया जाएगा अगर ह्यूमन सीवेज का या ह्यूमन वेस्ट का, तो मलमूत्र का आसान भाषा में, तो वो क्या करेगा? ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज प्रिवेंट ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद फीसिस, और बन गया। फीसिस मतलब होता है पॉटी। यही आज क्लास का लग रहा है, आज बात का थीम है तो वो पॉटी रख देते सबसे बढ़िया। उधर लास्ट बात, कॉन्टैक्ट विद फीसिस इन इज पार्ट ऑफ सैनिटेशन, ठीक है? तो ये हो गया सैनिटेशन सिस्टम। के बाद क्या होगा? देखिए प्रिवेंटिंग है, पहला वाला ऑप्शन समझा नहीं पाए, माफ कीजिएगा। प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, हैम्परिंग, प्रोहिबिटिंग, फैसिलिटेटिंग। हैम्परिंग मतलब भी रोकना, लेकिन यहां पे प्रिवेंट मतलब रोकना होगा, ठीक है? हैम्पर मतलब रुकावट डालना, वो अलग कैसे हो गया? यहाँ पे प्रिवेंट हो रहा है क्योंकि विद आया ना, तो प्रोहिबिटिंग विद नहीं होता है, प्रोहिबिट फ्रॉम होता है, तो प्रोहिबिट इसलिए नहीं आया, और हैम्परिंग नहीं आया क्योंकि वो रुकावट होता है। फैसिलिटेटिंग मतलब फैसिलिटी दे देना, तो फैसिलिटी यहाँ पे होगा नहीं, प्रिवेंट होगा। सिर्फ यही ऑप्शन बच जा रहा है, प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंटिंग फ्रॉम, सॉरी प्रिवेंटिंग विद ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद फिशेज। फिशेज इज पार्ट ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन सिस्टम ऑप्शन क्या है? इग्नोर्स, पेव्स, एम्स, डायरेक्ट्स, ठीक है? इग्नोर मतलब इग्नोर करना, आपको पता है इग्नोर मतलब किसी को नजरअंदाज करना। पेव बोलते हैं हम, मान लीजिए कहीं गुफा टाइप का कुछ बना दीजिए आप, मतलब गुफा नहीं, क्या बोले, जैसे मान लीजिए कहीं आप पत्थर और ईंटा से कुछ बना दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं किसी को, उसको पेव बोला जाता है। पेव एक वर्ब है, तो पेव। और एम मतलब एम, जैसे ये हमारा एम है, लक्ष्य। डायरेक्ट मतलब इशारा देना, निर्देश देना। तो क्या होगा? सैनिटेशन सिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे एम्स होगा क्योंकि सैनिटेशन सिस्टम मतलब साफ सफाई का जो सिस्टम है वो एम कर रहा है, मतलब वो लक्ष्य रख रहा है, एम्स, ठीक है? क्या होगा? एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट दैट विल स्टॉप, ठीक है? एक ऐसा एनवायरमेंट जो स्टॉप कर पाए। हु नहीं होगा, हु इंसान के लिए लगता है, WHO इंसान के लिए लगता है ना, हु इंसान के लिए, विच किसी चीज के लिए, होम का मतलब नहीं बनता है, दीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिखाना चाहता है कि टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरमेंट, जो एक प्रोवाइड करेगा क्लीन एनवायरमेंट जो कि स्टॉप करेगा ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, मतलब रोगों को फैलने से रोकेगा। तो जो की का फॉर्म आना चाहिए यहाँ पे, जो की मतलब एक क्लीन एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा जो कि रोकेगा। तो जो कि के लिए यहां पे क्या रखें? दैट। दैट होगा, क्या होगा यहाँ पे? दैट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? दैट होगा। मैंने समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, आप आराम से समझिए। दैट यहाँ पे क्यों लगाएगा? मैं इसलिए समझा रहा हूं। हु इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हु किसी इंसान के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं, यहाँ पे बात की जा रही है एक संस्था की। ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरमेंट दैट विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ठीक है? और होम और दीज यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनता। बस यही आज का हमारा लेक्चर है, और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, आशा करते हैं आप बोर नहीं हुए होंगे, मेरी कोशिश है। और आप अच्छा से पढ़िए और एग्जाम दीजिए, कोई कॉन्फिडेंट रहिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम बिल्कुल आपका होगा, विश्वास रखिए खुद पे। किस्मत, जैसा कि मैंने बताया, किस्मत किसी का साथ दे सकता है, ठीक है? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप बुक पढ़ के जाएंगे, जो आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे वही आ जाएगा, कौन जानता है। इसलिए ऐसा आप ना रखें कि वो ज्यादा पढ़ा है, वो कम पढ़ा है, विश्वास रखें खुद पे। और मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में,
जो सेट 3 बनाएंगे उसमें। और आप ऐसे ही अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।